स्वागत है, अभिनंदन है, आपको प्रेम भरा नमस्कार है। खुशहाल रहें, मस्त रहें और आशा यही विश्वास है कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे। तो जुड़ जाइए अपनी तैयारी में, एकाग्रचित हो जाइए, अपने मन को एक बेहतर ढंग से सजा लीजिए, तैयार हो जाइए पूरे मनोवेग से। जुड़ जाइए हमारे साथ, मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जोड़ रखा हूँ। मैंने आपसे वादा किया है हर वो कठिन चीज़ें सरल कर दूंगा और एक ही प्लेटफॉर्म पर इतना दे दूंगा कि भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई किताबों का समागम है, कई किताबों का योग है, कई वर्षों की तैयारी है इस मस्तिष्क में और इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास हमारा है। आज ये दौर आपका है, आज ये दौर आपका है, कल ये दौर हमारा था। मजबूत इतना बना लो अपने आप को कि मजबूर हो जाए समय भी। मजबूत इतना कर लो अपने आप को और हौसलों को कि आप वाकई में परीक्षा में जब भी आप बैठें तो सच में आप ना डरें, वो परीक्षा डर रहा हो और वो क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हों उनको डर लग रहा हो कि किस व्यक्ति से पाला पड़ा है हमारा। तो जी हाँ, स्वागत है आपका सौर मंडल की एक महत्वपूर्ण कक्षा के साथ। मैं मुखातिब हूँ, आपके साथ जुड़ रहा हूँ और आप पूरे मनोवेग से अब हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। देखते रहिएगा, जहाँ मैंने सौर मंडल का उल्लेख किया है, जहाँ हमने इसके ठीक पहले ब्रह्मांड की बात की है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी वीडियोज आपके सामने मैंने ला दिया है, आप उसे देखें। और अब मैं बात करता हूँ सौर मंडल की। सौर मंडल में आपको ये चीज़ जानना ही जानना है कि वाकई में सौर मंडल है क्या। नाम से स्पष्ट है, मैंने कहा है कि शब्दांश और शब्दावलियाँ अपने भावनात्मक चीज़ों को आप तक पहुँचाने में सक्षम है। सौर मंडल यानी सूर्य से संबंध, यानी सूर्य से रिश्ता। सूर्य, वही सूर्य जो प्रकाशित करता है इस पूरे जगत को, वही सूर्य। सौर मंडल का मतलब हुआ कि सूर्य का प्रकाश जहां तक जाएगा, सूर्य का प्रकाश जहां तक जाएगा, अरे मेरे दोस्तों, वही सौर मंडल कहलाएगा। सूर्य का प्रकाश जहां तक जाएगा, प्रकाशित होने वाली हर वस्तु सौर मंडल के अंतर्गत आएगी। हम भी सौर मंडल में हैं, आप भी सौर मंडल में हैं, ये धरती सौर मंडल में है और ऐसे तमाम ग्रह भी सौर मंडल में है। आपका चांद सौर मंडल में है, आपके तारे सौर मंडल में है। मजेदार है ना बात ये। इसका मतलब क्या है कि सौर मंडल का मतलब हुआ कि सूर्य का प्रकाश जहां तक जाएगा सौर मंडल कहलाएगा। सूर्य की ग्रेविटी जहां तक जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक जाएगी, वहां तक का हिस्सा सौर मंडल कहलाएगा। यानी वो यम जिसे आपने अलग किया, वो वरुण ग्रह जो ग्रहों की कैटेगरी में है, वहां तक का पूरा एरिया सौर मंडल का है। बहरहाल ग्रहों की चर्चा आगे होगी, अभी फिलहाल सौर मंडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सौर मंडल में इतनी बातें तो जानी गई कि सूर्य का प्रकाश जहां तक जाएगा। हम इस तथ्य को समझें, इसके ठीक पहले एक महत्वपूर्ण बात हम कर लें। मंदाकिनी, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि मैंने आपके सामने कोशिश हमारी है समागम यानी विस्तृत रूप देने का। एक दिन ऐसा आएगा कि मज़ा आ जाएगा आपके साथ जीने का। बहुत ही छोटे छोटे कंटेंट भी आपके सामने आएंगे, बस आप इंतज़ार करिए। मुझे भी इंतज़ार है आपकी परीक्षा का, मुझे भी इंतज़ार है उस घड़ी का बेसब्री से। बहरहाल अभी मैंने ये जो लक्ष्य बना रखा है कि मैं इसको पूरी तरीके से पूरा समागम आपको दूंगा। एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, फिर तैयारी हमारे साथ करिएगा। मैं शॉर्टकट वीडियो आपके सामने ला करके दिखाऊंगा, बहुत ही छोटे छोटे कंटेंट आपके सामने लाऊंगा, आप उसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो जहाँ मैंने उल्लिखित किया है मंदाकिनी, मंदाकिनी लाने का मतलब क्या था, क्योंकि सौर मंडल ये स्क्रीन पे लगाने का मतलब क्या था, क्योंकि यहाँ से बहुतायत मात्रा में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, भविष्य में भी पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, मंदाकिनी इसलिए ला दिया मैंने क्योंकि ये थोड़ा सा अद्भुत शब्द था और इससे बच करके जाना ही कहाँ हमें है, क्योंकि इन्हें इस सौर मंडल में लाना हमें है। ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी क्या है। मंदाकिनी वाकई में एक गैसों का पुंज है, एक चमकते हुए गैसों का पुंज है, एक चमकती हुई रोशनी है मंदाकिनी। कितना प्यारा सा नाम था, राम तेरी गंगा मैली की हीरोइन है मंदाकिनी।
लेकिन वो अलग मंदाकिनी थी, ये अलग मंदाकिनी है। वो अलग मंदाकिनी है, ये अलग मंदाकिनी है। और ये भी आपके मन को मोह लेंगी, वो तो मोहिली थी। राम तेरी गंगा मैली, एक मूवी है भारतीय हिंदी फिल्मों की, जरा ध्यान दें। तो इस मंदाकिनी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये एक गैसीय पुंज है, गैसीय पुंज है। अगर कभी मैं आपको रोचक तथ्य में जोड़ूंगा, अभी बहुत सी टॉपिकें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी, बस मैंने कहा इंतजार करें। मेरी कोशिश जारी है। आपके YouTube के प्लेलिस्ट में एक रोचक जानकारी लिख करके प्लेलिस्ट बढ़ाई गई है। वो प्लेलिस्ट ऐसे ही खाली नहीं बनेगी, वो उसमें भी 400 से 500 वीडियोज बहुत ही जल्द ही आपके स्क्रीन पर होंगे। ये मान के चलें, उसमें भी आपके जानकारी के लिए बहुत कुछ चीज़ें आने वाली हैं, बहुत कुछ जानकारी के लिए आने वाली हैं। वहाँ गैसीय पुंज का मतलब समझेंगे, वहाँ तारों के निर्माण की बात भी कर लेंगे। अभी बहरहाल इतनी बात समझ लो कि बहुत ही बादलों का गुच्छा बन जाता है, बादलों का छोटा छोटा इस तरीके का गुच्छा बन जाता है। और ये गुच्छे वाकई में केवल गैस के होते हैं, गैस के होते हैं। और इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। लेकिन ये ऐसे नहीं मैंने जैसे बोला है बस वो बन गई, इन्हें वर्षों यानी लाखों वर्ष लग जाते हैं इन्हें बनने में। और जब ये लाखों वर्ष बाद बहुत ज़्यादा ऊर्जा से संपन्न हो जाते हैं, तब ये एक तारे का निर्माण कर जाते हैं। क्या बना देते हैं? तारा बना देते हैं। इसे ही ओरियन नेबुला कहा जाता है। जी हाँ, इसे ही क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला किसे कहा जाता है? आज से ये बात समझे रखें कि बादलों के चमकदार गुच्छे को ओरियन नेबुला कहेंगे। बस इतनी बातें आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रह्मांड की जानकारी से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। हम सैर कर रहे हैं ब्रह्मांड में। ऐसा जब मान के चलोगे, एक महत्वपूर्ण बात मैं लॉजिक बता दूं, आप सोचते होगे सर ये याद कैसे रहता है? तो सचमुच जब मैं इस टॉपिक से जुड़ता हूं, जब मैं इस टॉपिक को आपके सामने लाता हूं, जब मैं इस कार्य को संपादित कर रहा होता हूं, तो मुझे ऐसा मान लेना है कि मैं सूर्य के बारे में जान रहा हूं, मैं उस अंतरिक्ष को देख रहा हूं, मैं उस अंतरिक्ष के बारे में सोच रहा हूं। जब अपने काल्पनिक विचारों को उस अंतरिक्ष के साथ जोड़ोगे, उनसे रिश्ता बनाओगे, तो सचमुच वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब आप कर कुछ और रहे हो और पढ़ाई कहीं कुछ और कर रहे हो, तो फिर तो समस्या है। आप अच्छे ढंग से जुड़ने का प्रयास करें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ओरियन नेबुला से जोड़ा, गैसीय पुंज यानी एक मंदाकिनी, ये क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, हमारे ब्रह्मांड में अभी ब्रह्मांड की सीरीज खत्म थोड़ा हुई है। बहरहाल ब्रह्मांड 10 बार लिखने का कोई मतलब नहीं था, कुछ पहलू यहां भी आपको मिलते ही रहेंगे। हमारे ब्रह्मांड में 10 अरब मंदाकिनियां हैं। अभी घबरा जाओगे, 10 अरब क्या है? मंदाकिनियां। ये अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ये चीज मास के चलना, अनुमानित सारे आंकड़े हैं। 10 अरब मंदाकिनियां हैं और एक मंदाकिनी में 10 अरब तारे हैं। 10 अरब तारे हैं, इसीलिए तो हम मारे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा विस्तार हमें पढ़ना है, इतनी ज्यादा चीजों का अवलोकन हमें करना है, इतना बड़े तथ्यों की जानकारी हासिल करनी है। सचमुच अद्भुत है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आपने जिस तथ्यों के बारे में हमें बताना चाहा है, बताने का प्रयास किया है, ये इतना बड़ा है। तो ब्रह्मांड में 10 अरब मंदाकिनियां, एक मंदाकिनी में 10 अरब तारे हैं। हम उसी एक मंदाकिनी की बात कर रहे हैं जिसे हम अपना समझते हैं। और अपना समझने का कारण भी है, क्यों हम किसी को अपना समझेंगे? इसका सीधा सीधा कारण यह है कि एक हमारी मंदाकिनी है, एक हमारी मंदाकिनी है। सुनते रहिएगा, मंदाकिनियां तो 10 अरब है, क्या 10 अरब को पढ़ोगे? नहीं, एक हमारी मंदाकिनी है, जहां से हमारे एग्जामिनर महोदय ने हमसे प्रश्न करना चाहा है। क्यों ना हम अपनी मंदाकिनी से एक अच्छा सा परिचय बना ही लें। जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारा घर है, वो हमारी मंदाकिनी, जिससे हमारा ये संसार प्रकाशित है, हम उस मंदाकिनी की बात कर रहे हैं। हमारे मंदाकिनी में भी ऐसे खरबों तारे हैं, यानी अरबों तारे हैं। आ रही मेरी बात समझ में? हमारी मंदाकिनी में भी ऐसे अरबों तारे हैं। जो हमारी मंदाकिनी है, इसे पुराणों में, लीजिए, इसे पुराणों में क्षीर कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया?
क्षीर, और क्षीर का मतलब क्या था? दूध। मजा आएगा, मैंने कहा था मजा आएगा आपको। इसे पुराणों में क्षीर कहा गया, और क्षीर का मतलब क्या हुआ? दूध। क्लियर है? अंग्रेजी में इसे गैलेक्सी कहा गया। अंग्रेजी में इसे गैलेक्सी कहा गया। गैलेक्सी शब्द यूनानी भाषा के गाला शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? गाला से। और इस गाला का मतलब भी क्या होता है? दूध। क्लियर? हमने कहा पुराणों में क्षीर, अंग्रेजी में गैलेक्सी कहा गया, यूनानी भाषा के गाला से लिया गया, और गाला का मतलब भी होता है दूध। क्लियर है ना? आगे समझें आप। मध्य एशिया के लोगों ने इसे राह-ए-सीरी कहा, और इस राह-ए-सीरी का मतलब भी होता है दूध। हो मजा आ रहा है ना अब आपको? मैंने कहा है आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, याद करना आसान हो जाएगा। पुराणों में क्षीर, अंग्रेजी में गैलेक्सी, मध्य एशिया ने राह-ए-सीरी। मेरे भैया सबने कह दिया इसे दूध। सबने क्या कह दिया? दूध। और वर्तमान में भी इसे क्या कहा जाता है? देखना जरा। वर्तमान में इसे कहा जाता है मिल्की वे दुग्ध मेखला। मिल्की वे या क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला। इसका भी मतलब क्या है? दूध, है ना? एक दूधिया रोशनी, एक सफेद रोशनी, एक दूधिया प्रकाश जो आपके सामने प्रकाशित है। ये हमारी मंदाकिनी है। अरबों तारे इसमें हैं। तारों का एक पुंज है जिसे मंदाकिनी कहा गया। गैसीय पुंज के नीचे आप लिखिए तारों का पुंज, तारों का समूह ही क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। ऐसी तमाम मंदाकिनियां ब्रह्मांड में है। एक हमारी अपनी मंदाकिनी है जहां हमारा सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है, उससे नाता और रिश्ता हमारा है। समझते रहिएगा बातों को। हमारे सूर्य एक तारा है, और वह सूर्य भी इसी मंदाकिनी में स्थित है, क्योंकि हमारी मंदाकिनी में अरबों तारे हैं, उसी में एक तारा सूर्य है, यानी उन्हीं में एक तारा सूर्य भी है। सूर्य हमें इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अन्य तारों के अपेक्षाकृत हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। एग्जामिनर ने कभी भी आपसे यह प्रश्न कर लिया कि हमारे सबसे नजदीक के तारे का नाम बताओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बुद्ध वगैरह ऐसे सोचने बैठ जाओ। अरे नहीं बाबा, वो तो अलग बात है। आप बात समझना, सूर्य एक तारा है, वो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने कहा वर्तमान में मिल्की वे, दूध मेखला आदि नामों से इसे जाना जाता है। तारों का एक पुंज जिसे हमने मंदाकिनी कहा। सबसे पहले इस मंदाकिनी को, यानी हमारी मंदाकिनी को, हमारी गैलेक्सी को, हमारी क्षीर को, हमारी राह-ए-सीरी को, हमारी दुग्ध मेखला को सबसे पहले देखा किसने? सबसे पहले देखा किसने? अगर ये बात आ जाए आपके सामने तो बताइएगा। एक प्यारा सा नाम, गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले देखा। गैलीलियो ने इसे सबसे पहले देखा। क्लियर है? सबसे छोटी मंदाकिनी अगर पूछ ली जाए ब्रह्मांड में तो आप बताइएगा बिलीमन वन। और अगर सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो IC 1101। ये वाली है छोटी और ये वाली है बड़ी। क्लियर बात? तो सबसे छोटी मंदाकिनी बिलीमन 1, सबसे बड़ी मंदाकिनी IC 1101। क्लियर है ना? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हम लोग मंदाकिनी के बारे में पढ़ रहे हैं। मंदाकिनी एक तारों का पुंज है। ऐसी तमाम मंदाकिनियां हमारे ब्रह्मांड में है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है। एक आंकड़ा हमने आपसे कहा ही था,
ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए आपको 250 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। और कब? जब आप 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे होंगे। तब सोचना जरा, अद्भुत वेग होना चाहिए आपका। बहुत लंबा सा सफर है और इसी ब्रह्मांड में ऐसी अरबों मंदाकिनियां हैं। एक मंदाकिनी में अरबों तारे हैं। हमारी अपनी एक मंदाकिनी है जिसमें भी अरबों तारे हैं। उसी एक मंदाकिनी में सबसे बड़ा तारा यह सूर्य है जिससे हम प्रकाशित हैं। आज के कई हजार वर्ष पहले सूर्य इतना चमकीला नहीं रहा होगा, क्योंकि तारों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो और ही ज्यादा प्रकाशित होते जाते हैं। यानी आने वाले कई लाख वर्ष में सूर्य का प्रकाश और बढ़ जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब भी आप मान के चलें आपके धरातल पर प्रलय आ जाएगा। इसलिए जीवन का तो बहुत लंबा रहना इस धरातल पर संभव ही नहीं है। बहरहाल हम लोग वक्त पर आए हैं और वक्त पर निकल जाएंगे। आगे कई दुनिया कैसी होगी राम जाने, भगवान जाने। क्लियर है ना? तो छोटी बिलीमन 1 है, बड़ी IC 1101 है। यहाँ तक की कोई दिक्कत आपको हो तो बताइएगा। आगे की बात मैं करता हूँ। जो हमारी मंदाकिनी है, यहाँ से और क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारी मंदाकिनी के, सुनते रहिएगा अच्छे ढंग से। ये तो पूरे ब्रह्मांड की चर्चा होगी। छोटी मंदाकिनी और बड़ी मंदाकिनी की। क्लियर है? अब हम कहने वाले हैं हमारी मंदाकिनी, यानी हमारी भैया कौन? हमारी मंदाकिनी का मतलब ये तो हमारी है ना, जिसे हमने दुग्ध मेखला कहा है, क्योंकि हमारा सूर्य इसी में है और हम यही जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये हमारी हो गए। हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? और ऐसा प्रश्न अगर आपसे किए जाएं तो बड़े अद्भुत लगेंगे आपको, सब रोचक जानकारियों में शामिल होंगे। अभी समझें, हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक की मंदाकिनी, यानी हमारी जो मंदाकिनी है उसके सबसे निकट कौन मंदाकिनी है? तो इसके सबसे निकट की मंदाकिनी है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा, इसे देवयानी भी कहा जाता है, देवयानी। लेकिन नवीन शोधों के तहत, नवीन जानकारी के तहत थोड़ा सा मिथक है, आप उसको भी जानें। सबसे नजदीक तो पहले फिलहाल इसी को ही माना जाता है, आज भी किताबों में उल्लिखित है ये। लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर आपसे कुछ अलग करना चाहेगा तो आप भी तैयार रहें। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? तो ड्वार्फ, याद रखिएगा, ड्वार्फ मंदाकिनी ये नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, जिसे हमारी मंदाकिनी के सबसे निकट भी माना जाता है और सबसे नवीन इसे खोजा भी गया है। 44,000 प्रकाश वर्ष दूर है आपकी मंदाकिनी से, यानी काफ़ी नज़दीक है ये। तो एग्जामिनर जिस भी तहत से आपसे मुखातिब होगा प्रश्न के साथ, तो आप भी उस तरीके से तैयार रहिएगा। एंड्रोमीडा मिले तो एंड्रोमीडा लगाइएगा और ना मिले तो ड्वार्फ लगाइएगा। इस बात से जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सबसे नज़दीक मानी गई है। नवीन जानकारी के तहत इस बात की भी पुष्टि हो गई है और तो ये क्लियर मामला चल रहा है आपके सामने मंदाकिनियों का, जहाँ मैंने कह दिया गैलीलियो महोदय ने सबसे पहले इसे देख रखा है। कोई दिक्कत अब आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कि मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहाँ हमने मंदाकिनी की बात कर ली, अपनी मंदाकिनी के बारे में जान लिया, और अभी हमने आपसे कहा कि जो हमारी मंदाकिनी है, यानी हमारी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि अब हम सारी मंदाकिनियों की बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले अपनी मंदाकिनी की, दुग्ध मेखला। ये चीज जिसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, हम उस मंदाकिनी की बात कर रहे हैं। गैलीलियो महोदय ने जिसे सबसे पहले देखा। महत्वपूर्ण बात समझना, हमने अभी आपसे कहा कि सौर मंडल
में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी सूर्य की, क्योंकि सबसे ताकतवर अगर कोई इस मंडल में है तो सूर्य है। इतना ताकतवर है कि अब पूछो ना। आप अगर धरती पर 10 किलोग्राम के हैं, आप सूर्य पे चले जाएंगे तो 280 किलोग्राम के हो जाएंगे। इसका मतलब समझ पा रहे ना कि हमारे पृथ्वी से वहाँ का गुरुत्वाकर्षण 28 गुना ज़्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप समझे जरा। सूर्य, हम उस सूर्य की बात करने वाले हैं, उस चमकते हुए सितारे की बात करने वाले हैं जो पता नहीं कितने वर्षों से, पता नहीं कितने अरबों वर्षों से इस पूरी कायनात को चमका रहा है। पूरी कायनात को चमका रहा है, पता नहीं कितने अरबों वर्षों से चमका रहा है। हम उस सूर्य की बारे में बात करने वाले हैं। सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य जो जिससे प्रकाश हमारा है, जिससे जीवन हमारा है, उस सूर्य की बात करेंगे। सूर्य हमारी मंदाकिनी, हमारे दुग्ध मेखला के 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। एक कोने में स्थित है, समझना जरा। आपसे ये कतई नहीं कहूंगा कि मंदाकिनी से ही निकल गया, ये हमारी दुग्ध मेखला से सूर्य निकल गया, नहीं। समझना, दुग्ध मेखला का जो सेंटर है यानी जो केंद्र है, ये मान लो ये दुग्ध मेखला का केंद्र है, ऐसे ही समझ लीजिए। यहां से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में है। समझ रहे हैं हमारी बात को। 1543 ईस्वी में एक कापरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने, कापरनिकस नाम के भूगोलवेत्ता ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। गलत हो गया मेरे हिसाब से ही बात। इसे ही सौर केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। सौर केंद्रित सिद्धांत। हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता भी है कि सौर केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था, तो कापरनिकस साहब ने दिया था 1543 ईस्वी में। तमाम ऐसी धारणाएं प्रचलित रहीं। 140 ईस्वी में टालमी साहब ने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और तब से लेकर के एक बहुत बड़ा दौर आप देख सकते हैं। 1543 ईस्वी और 140 ईस्वी में बहुत लंबा गैप है। तब तक ये दुनिया यही मानती रही कि पृथ्वी सेंटर में है और सारे लोग उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इटालमी साहब ने कहा था। तमाम प्रकार के पादरियों ने, जब कापरनिकस ने बात बोली तो विरोध हो गया था। पादरी इनके पास पहुंचे और उनसे कहा गया अपने वचन वापस ले लो, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा। कापरनिकस साहब डर गए थे और सचमुच इन्होंने अपने वचन को ही वापस ले लिया था। लेकिन सच में तीर से जब कमान से निकल जाती है तो वापस कहाँ आती है, और वही बात हुई कि ये फैल गया। और कापरनिकस साहब का ये तथ्य, ये चीज़ें, और वाकई में आज तक लोगों ने सूर्य को ही केंद्र में मानना उचित समझा है। लेकिन सच में देखो सूर्य कहाँ है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। इसका मतलब मध्य में तो नहीं रहा ना, फिर सेंटर में नहीं रहा, तो आप मान के चले थोड़ी सी बातें गलत हो गई हैं। तो 1543 ईस्वी में कापरनिकस साहब ने बात बोली कि यहाँ है, परंतु सूर्य आप समझ रहे हैं कहाँ पर है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है। क्लियर है? यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई, अब जरा ध्यान देना, यही हमारा सूर्य। लीजिए एक छोटा सा नमूना, ये आपका सूर्य। बार बार सूर्य लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, और आप अब यहाँ से समझ सकते हैं। सूर्य एक पिंड है, और कैसा है, गैसीय है। हमारी पृथ्वी की तरह यहाँ चट्टाने नहीं है। सूर्य एक गैसीय पिंड है, और जो गैस से बना है वही तारे हैं। इसके पहले ये बात हमने कर दिया था कि तारा, जो भी तारे हैं वो गैस से बने हैं, इसलिए सूर्य भी एक तारा ही तारा है। इसमें जरा ध्यान देना, बहुत बार पूछा गया 71% भाग हाइड्रोजन का है। 71% भाग किसका है, हाइड्रोजन का, और 21% भाग किसका है, हीलियम का। बाकी अन्य तत्व हैं। ध्यान देना, ये एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है। 71% हाइड्रोजन और 21% क्या है, हीलियम। मजेदार बात है। अब जरा ध्यान देना, एक हैसवेत नाम के वैज्ञानिक हैं। हैसवेत नाम के एक वैज्ञानिक ने कहा, हैसवेत ने कहा कि 10 की घाते 7
डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान पर यानी इतना टेम्परेचर होगा तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बना देंगे। आप जरा सोचना, यहां भी मिलने का ही दौर चल रहा है। 4 हाइड्रोजन मिलेंगे तो एक हीलियम का नाभिक बन जाएगा। किसने ये बात बोला था? हेस्बेथ ने बताया था, हेस्बेथ ने। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। आपके एग्जामिनर महोदय ने आपसे कई बार ये प्रश्न कर लिया होगा कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो हमारा उत्तर रहा होगा नाभिकीय संलयन की, है कि नहीं? इस बात की जानकारी आपको बहुत पहले से थी। मैंने आपकी जानकारी में थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ा है कि आप उस जानकारी को और बेहतर कर पाएं। इसीलिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा ये बात उल्लिखित की है कि मैं आपकी तैयारी को और अच्छा कराना चाहता हूँ, मैं आपकी तैयारी को और बेहतर कराना चाहता हूँ। ये हमारा प्रयास है। मुझे पता है कि आपने सूर्य के बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन फिर भी मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, इस माध्यम से आप अपनी जानकारी को और बेहतर कर पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। तो हेस्बेथ नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि इतने तापमान पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर के हीलियम का एक नाभिक बनाएंगे, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किसने दी? हेस्बेथ ने दी। क्लियर है ना? जब सूर्य, आप सोचो, कल्पना करो, सूर्य हमें कभी यहाँ दिखता है, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, और एक समय ऐसा होता है कि ढल जाता है, दिखता ही नहीं, है ना? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब क्या सूर्य गतिमान है? क्या हमारी पृथ्वी चलायमान है? ये हमारी कल्पनाएं हैं। क्या सूर्य गतिमान है या हमारी पृथ्वी चलायमान है? कुछ लोगों ने ये कहा हमारी पृथ्वी चल रही है। फिर कुछ लोगों ने कहा अरे पगले, अगर पृथ्वी चल रही हो तो गिर जाओगे। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, पृथ्वी चल रही है और सूर्य भी चल रहा है। हकीकत में सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है जी। सूर्य भी एक जगह नहीं रुका हुआ है। पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है, सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। हद हो गई, सब लोग परिक्रमा ही कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दो, सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है किसका? सूर्य परिक्रमा कर रहा है किसका? तो सूर्य परिक्रमा कर रहा है हमारी दुग्ध मेखला का। हमारी दुग्ध मेखला का सूर्य परिक्रमा कर रहा है। और सूर्य को यह परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सूर्य को एक परिक्रमा, जी हाँ, यहाँ एक लिख दे रहा हूं मैं, एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। मैं छोटे छोटे पहलू लिख रहा हूं, आपने नोटबुक पे और भी बेहतर लिखने का प्रयास करिएगा। सूर्य को एक परिक्रमा करने में किसकी? हमारी मंदाकिनी की, हमारी दुग्ध मेखला की परिक्रमा कौन करता है? ये सूर्य करता है। और उसे एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और सच में इसी इतने बड़े पीरियड को, इतने बड़े समय को कॉस्मॉस ईयर कहा जाता है। कॉस्मॉस ईयर, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो एक ब्रह्मांड वर्ष में कितना समय होता है? 25 करोड़ का। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, हम उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना वक्त लगता है, 365 सही 1/4, ये होता है सौर वर्ष। क्लियर है ना? तो सौर वर्ष अलग मामला है, ब्रह्मांड वर्ष अलग मामला है। इसीलिए मैंने कहा है कि तथ्यों का अवलोकन करें, अपनी जानकारी को और मेंटेन करें। तो जी हाँ, आप देखिएगा, तो कॉस्मॉस ईयर ब्रह्मांड वर्ष की जानकारी आपको हो गई मेरे हिसाब से, क्योंकि एक परिक्रमा कर लिया आपके सूर्य ने दुग्ध मेखला की। रोचक जानकारी है कि हमारे सूर्य ने अभी तक, जब से इन्होंने जन्म लिया है, जब से ये अंतरिक्ष बना है, जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, 13.7 अरब वर्ष पहले
जिसकी पुष्टि की गई है नासा के द्वारा 2013 में। क्लियर है ना? जिसकी पुष्टि हो चुकी है 13.7 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड की संरचना बन चुकी थी। 1.43 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने आ गया था। इस ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूं। हमारे सूर्य ने अभी तक 20 बार परिक्रमा किया है। किसका? आपकी गैलेक्सी का, आपकी मंदाकिनी का 20 बार परिक्रमा किया है। ठीक, अब हम सोचेंगे सर हमारी धरती भी परिक्रमा करती है 365 सही 1/4 दिनों में, मौसम बदलते हैं परिक्रमण गति के कारण। आगे मिलेंगे ऐसे तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। अब हम सोचेंगे क्या सर ये सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है? क्या सूर्य अन्य ग्रहों की तरह अपने अक्ष पर भी घूमता है? परिक्रमा करना अलग बात है और अक्ष पर लगे हाथ घूमना अलग बात है। किसी भी गोल वस्तु को आप जरा वायुमंडल में फेंक करके देखिए, वो परिक्रमा भी करेगा और अपने अक्ष पर घूमेगा भी। तो सूर्य आपको पूरी तरीके से गोल दिखाई देता होगा। एक जलता हुआ ज्वाला है सूर्य, एक आग का गोला है सूर्य, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है सूर्य। हमारी मंदाकिनी का लगा रहा है चक्कर सूर्य। कभी पहले सूर्य केंद्रित सिद्धांत के द्वारा इसे सेंटर में माना गया था, लेकिन ये एक कोने में स्थित है, यह भी जाना गया है। क्लियर है? यहां तक की बातें हमने आपको बता रखा है। सूर्य अपने अक्ष पर भी घूमता है, अक्षीय गति भी करता है। अक्षीय गति यानी जिसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति, यह भी अपने अक्ष पर गति करता है। देखना जरा। और इनको अपने अक्ष पर घूमने में 35 दिन लग जाते हैं। कितने दिन? 35 दिन। यही हमारा वाला दिन भाई। 35 दिन में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। कौन? सूर्य। एक बात और ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो मध्य भाग है उसको अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 25 दिन। इसीलिए ये दोनों ही उत्तर आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि अलग अलग प्रकार से एग्जामिनर पूछ लेते हैं और आपकी किताबों में अलग अलग मिल जाता है तो आप घबरा जाते हैं, क्योंकि आप तुरंत कमेंट करना शुरू कर देंगे। अगर आपने इसकी जानकारी ली है तो आप कहोगे सर मैंने 25 पढ़ा है, मैंने 35 पढ़ा है। तो जी हाँ, दोनों सही है, क्योंकि दोनों का अलग अलग उत्तर है ना। इसका जो अक्षीय यानी ध्रुवीय मामला है उसको घूमने में 35 दिन लगता है, और जिसका बीच वाला हिस्सा है इसको घूमने में मात्र 25 दिन लगता है। ये सूर्य की परिभ्रमण गति हो गई। महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना, सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ परिभ्रमण करता है, जैसा कि हमारा अरुण ग्रह करता है। इसीलिए तो अरुण ग्रह पे दिन और वो सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है कि नहीं? सूर्य हमारे ग्रह पे पूरब दिशा में निकलता है, लेकिन अरुण ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रह हैं, देखो कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, कहां से कहां जुड़ा हुआ है, याद रहने का तरीका भी वही बना देगा। सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करते हैं, अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम परिभ्रमण करता है। ठीक उसी तरीके से यह सूर्य करता है। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ बोलने का प्रयास किया और आप इसे अब समझ चुके होंगे। तो पूरब से पश्चिम ये करेगा। इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको जानना ही जानना है। आगे ध्यान दें, जो सूर्य का केंद्र है, ये सूर्य के केंद्र का जो तापमान है, ये जरा आप तीर लगा रहे हैं, एरो का निशान बना रहे हैं, यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना है? तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान है सूर्य के केंद्र का। और जो सूर्य का सतह है, ये वाला हिस्सा है, यानी किनारे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। बात समझ रहे होंगे आप। सूर्य के सतह का तापमान यहां मैं लिख रहा हूं, सूर्य के सतह का तापमान समझ रहे होंगे अब आप हम क्या कह रहे हैं। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप सोचोगे सर आपको यहीं उल्लिखित कर देना चाहिए था। अरे हर बार ऐसा थोड़ा करूंगा, कुछ और बातें तो जान लो। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
और यही तापमान आपके आकाशीय बिजली का भी होता है। सूर्य के सतह का जो तापमान है, यही तापमान आपके आकाशीय बिजली का भी होता है ना। अच्छी जानकारी है कि आकाशीय बिजली का तापमान, जो ये बिजली हम पे गिर जाए ना, उस तापमान की जानकारी आप ले लो। आकाशीय बिजली का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझ रहे हैं, बहुत भयानक। इसीलिए तो जहाँ गिरती है जला जाती है ना। ये बिजली जिस पर गिरती है, जिन पर गिरती है, वो जली जाते हैं। तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो गया इस सूर्य के सतह का। आगे बात समझें, जो सूर्य का ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ बने रहें, बहुत ही ध्यान से सारी बातों को समझें, क्योंकि ये समझी हुई चीज़ें आपके साथ रहेंगी। ये सूर्य का जो ये मध्य वाला तापमान है, ये जो हिस्सा है, इसे हम दीप्तिमान सतह कहते हैं। दीप्तिमान भाग, यानी ये प्रकाशित है, इसे हम फोटोस्फीयर कहेंगे, यानी प्रकाश मंडल कहेंगे। दीप्तिमान सतह, फोटोस्फीयर, यानी इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल कहेंगे, या इसी को हम आभा मंडल कहेंगे। जरूरी यह है, भूगोल जानने से पहले हमें हर उन विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों से अवगत होना है, अन्यथा थोड़ा सा मामला आगे बढ़ेगा, आप भटक जाओगे। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है, दीप्तिमान का मतलब सूर्य का जितना हिस्सा प्रकाशित है, उसे हम दीप्तिमान सतह कहते हैं। उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, उसे हम आभा मंडल कहते हैं। वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होगा। परंतु सूर्य का जो सतह है, जो यहाँ मैंने लिख रखा है, सतह का तापमान, यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, वाकई में ये प्रकाशित नहीं है। क्यों प्रकाशित नहीं है? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, उस प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, वो किनारे के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, अतएव किनारे प्रकाशित नहीं होते हैं, दिया तले कभी उजाला नहीं होता है। तो इसीलिए आप मान के चलें, सूर्य का किनारा भी प्रकाशित नहीं है। वो किस रंग का है? सूर्य का जो किनारा है वो लाल रंग का है, लाल रंग का है। इसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमंडल। इस बात को भी ध्यान दें, वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, और इसे हम लोग क्या कह देंगे? क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। क्लियर होगी बात? तो प्रकाश मंडल किसे कहा, क्रोमोस्फीयर किसे कहा, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने अब आई गई है। एक लास्ट बिंदु आपसे बात कर लेता हूं, और इसके बाद सौरमंडल के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग। परंतु इसके ठीक पहले एक बात और जान लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात होती है सूर्य क्रीट की। सूर्य क्रीट का मतलब क्या होता है? सूर्य क्रीट, देखना ये निशान बना दिया है, और इसके लिए एक निशान यहाँ ऊपर ले गए हम। सूर्य क्रीट ये क्या है? सूर्य क्रीट, इसे ही हम कहेंगे सूर्य मुकुट, इसे ही हम कहेंगे कोरोना। ओहो, तो मजेदार बात आ गई। सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट, जिसे अंग्रेजी में कोरोना कहा गया। अद्भुत है ना ये बात? मजेदार जानकारी के साथ मुखातिब हूं आपके साथ, इसलिए मैंने कहा शब्दावली सीख रहे हैं जिससे भूगोल पर पकड़ बना सके। अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए होता क्या है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट, कोरोना किसे कहा गया? इसे ही मेरे दोस्तों सूर्य ग्रहण कहा गया। इसे क्या कहा गया? सूर्य ग्रहण। लीजिए, आप पहले से वाकिफ थे, इन नामों से शायद परिचित नहीं थे, इसीलिए आप घबरा रहे थे। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद चला आता है। क्लियर है ना? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद चला आता है। चांद चला आएगा तो आप सूर्य का कुछ हिस्सा देख नहीं पाओगे, जिसे सूर्य किरीट कहेंगे, जिसे सूर्य ग्रहण कहेंगे, जिसे सूर्य मुकुट कहेंगे। ये काले वाले हिस्से को जहां तक काला आपको दिखाई देगा उतना मामला सूर्य ग्रहण का होगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था, आज भी कहा जाता है, आज भी ये बात होती है, जैसे ही सूर्य ग्रहण लगने का मामला प्रकाश में आता है,
जैसे हमारे न्यूज़ चैनल वाले हमें ये बताते हैं कि कल इतने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा, पूरे गांव देहात में लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने तमाम प्रकार के क्रियाकलापों को उस दौरान रोक देते हैं। इसका मतलब आज भी हमारे पूर्वजों का वो दायित्व निर्वहन किया जा रहा है जो बता के वो चले गए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने क्यों कहा कि सूर्य ग्रहण लग जाए तो खाना मत बनाइएगा? उन्होंने क्यों कहा कि सूर्य ग्रहण हो तो बाहर मत निकलिएगा? उन्होंने क्यों कहा कि सूर्य ग्रहण में आपको भोजन नहीं करना है, सूर्य ग्रहण में आपको कोई नया काम नहीं करना है? उन्होंने क्यों कहा कि आपको बाहर घूम करके सूर्य ग्रहण को देखना नहीं है? जानते हो क्यों कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि यहां से एक्स रेज निकलती हैं। एक्स रेज यानी एक प्रकार की हानिकारक विकिरण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमारे पूर्वज भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऐसे तमाम प्रकार के तथ्यों को इस तरीके की सहजता से सिखा दिया था और कह दिया था कि ऐसे काम, ऐसे क्रियाकलाप सूर्य ग्रहण के दौरान मत करिएगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलता हूं मैं आपसे सौरमंडल के नेक्स्ट पार्ट में। वहां कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ मुखातिब होऊंगा मैं आपके साथ। वहां मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना है। वहां मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सूर्य का हमसे दूरी कितनी है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमसे सूर्य है, उसका प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंच जाता है। ऐसे अद्भुत जानकारियों के साथ, ऐसे अद्भुत समागम के साथ कि सूर्य पर हम क्यों नहीं जा सकते और सूर्य के कितने नजदीक हम पहुंच जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। हम ही नहीं, कोई भी पिंड चला जाएगा तो भस्म हो जाएगा। सूर्य से एक पनीर जैसा टुकड़ा निकाल लिया जाए और अगर उसे धरातल के किसी भी हिस्से पर रख दिया जाएगा तो कितना गहराई तक वो चला जाएगा, कोई भी चट्टान उसे रोक नहीं सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन, समावेश आपको मिलेगा सौरमंडल के पार्ट 2 के सीरीज में। तो मुखातिब रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, जुड़िएगा हमारे साथ। इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। लेकिन इसके ठीक पहले एक महत्वपूर्ण बात तो आपसे भूल गया, लाइक करिएगा। अगर ये कंटेंट अच्छे चल रहे हैं, अगर हमारी बातें आपको बेहतर ढंग से आपके सामने पहुंच पा रही हैं और आप इस कंटेंट के माध्यम से सब कुछ अच्छे ढंग से तैयार हो पा रहे हैं, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लोगों को करवाइए, अपने दोस्तों के पास प्रेषित करिए और उनको जोड़िए और इस कंटेंट के सहारे अपनी तैयारी को और भी मेंटेन करिए। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।